everyone, welcome to Unacademy UGC NET channel. Very good evening to all the aspirants. How are you? I hope कि मेरी आवाज आप सभी तक क्लियरली आ रही है. गाइस, जैसे आपकी क्लास अभी 4 बजे मैं YouTube पे ले रही हूँ, वैसे ही दोस्तों एब्सोल्युटली फ्री क्लास आप लोगों के लिए होती है 3 बजे, जहां पे मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ MCQs. तो क्योंकि हम यहाँ पे भी पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे मैं आपसे MCQs डिस्कस करती हूँ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे. ये प्ले स्टोर से सीधा डाउनलोड हो जाता है और वहां पे आपको मेरी प्रोफाइल भी मिल जाती है कृतिका पारिक के नाम से, जिसको आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं. फॉलो करने के साथ में ही आपको मेरी अपकमिंग क्लासेस जो भी स्केड्यूल हैं वो आपको मिल जाएगी. साथ ही साथ जो मेरी कंप्लीटेड क्लासेस हैं वो भी आपको देखने को वहां पे मिलती है. ठीक है, तो देखिए गाइस, आज अपन बात करने वाले हैं इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की. तो कॉपी पेन निकाल लीजिए ताकि हम स्टार्ट कर सकें. एंड डिपोजिशनल, इरोजनल एंड डिपोजिशनल मतलब कि अपरदनात्मक व निक्षेपणात्मक. राइट, अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक. गाइस आप लोग 1 मिनट का प्लीज वेट कीजिए. आई होप कि अभी आप लोगों को आवाज मेरी क्लियर आ रही है. वेरी गुड इवनिंग. तो चलिए अब बिना किसी दिक्कत के अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं. इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हम लोग पढ़ रहे थे. देखिए गाइस, हमने अब तक अपनी क्लास में ये जान लिया था कि हमारी अर्थ पे अलग अलग तरीके के फोर्स लगते हैं. ठीक है, फोर्स में हमने इनको 2 पार्ट्स में बांटा था. एक बांटा था हमने एंडोजेनेटिक फोर्स, एक बांटा था अपन ने एक्सोजेनेटिक फोर्स. राइट, एक को अपन ने क्या नाम दिया था, अंतर्जात बल. एक को अपन ने नाम दिया था बहिर्जात बल. अंतर्जात एंड बहिर्जात. गाइस अब मुझे एक बार आप लोग क्लियर कीजिए, आपको मेरी आवाज वगैरह सब क्लियर तो आ रही है ना? चलो ठीक है. अंतर्जात और बहिर्जात, तो अब तक अपन ने एंडो एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में अपन ने पढ़ लिया था. आज जो अपना मेन टारगेट रखेगा ना अपन उसको रखने वाले हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स, मतलब कि अपने बहिर्जात बल. एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में हमने उस दिन की क्लास में बात की थी कि वेदरिंग, वेदरिंग इज इंपॉर्टेंट. साथ ही साथ अपन ने इरोजन एंड देन डिपोजिशन, अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपण, इसकी अपन ने बात की थी अपनी पुरानी क्लासेस में. ठीक है, तो आज जो अपन चीजें करने वाले हैं ना वो हम इन्हीं चीजों में करेंगे कि व्हाट इज वेदरिंग, व्हाट इज इरोजन, ओ माय गॉड कहाँ चला गया. चलिए, तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं आपको कि दुनिया के अंदर यहाँ पे जितने भी तरीके के अगर अपन फोर्सेस की बात करें, कि सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपसे इरोजन प्लस डिपोजिशन. तो ये किन किन चीजों की मदद से हो सकता है इरोजन प्लस डिपोजिशन. देखो, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन प्लस डिपोजिशन. ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं ये तीनों ही अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण, ये गाइस मेनली इफेक्ट होती है आपके 3 रीजंस की वजह से. ठीक है,
मतलब कि इसमें जो इनकी लैंडफॉर्म पे जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपके आता है रनिंग वाटर, नोट करते चलिएगा, रनिंग वाटर। फिर एक आती है आपके विंड, ग्लेशियर, उसके बाद में आपके ग्राउंड वाटर, एंड देन आपके आती हैं वेव्स। जो विंड्स रनिंग वाटर होते हैं उनसे बनने वाली लैंडफॉर्म्स को हम एओलियन लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। विंड से बनने वाली लैंडफॉर्म को हम, सॉरी एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, विंड से बनने वाली लैंडफॉर्म्स को एओलियन बोला जाता है। ग्राउंड वाटर से बनने वाली लैंडफॉर्म्स को फ्लूवियल, इसको एओलियन। ठीक है, ये ग्लेशियर से बन रही है, ये ग्राउंड वाटर से बन रही है, और ये आपकी वेव से बन रही है। जी हाँ, मेनली ये 3-4 कॉजेज जो होते हैं वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके सबसे पहले यहाँ पे आने वाले रनिंग वाटर की, कि रनिंग वाटर से कैसे होता है, व्हाट डज रनिंग वाटर डू, रनिंग वाटर से क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे साफ लिखा है, रनिंग वाटर विच डजंट नीड एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन has two component, one is overland flow and general land surface as a sheet, and there is a small linear flow as streams and river in valleys. तो यहाँ पे the overland flow causes the sheet erosion depending upon the irregularities of land surface. Overland flow may connect concrete into narrow to wide crust. तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका रनिंग वाटर होता है, रनिंग वाटर से स्पेशली गाइज यहाँ पे 3 तरीके की लैंडफॉर्म्स आपके लिए बनती है। कौन कौन सी, ये लिख लीजिए, मैं आप लोगों को बता दूं। रनिंग वाटर, रनिंग वाटर से बनने वाली 2 तरीके की लैंडफॉर्म होती है, एक होती है इरोजनल और दूसरी होती है डिपोजिशनल। मतलब कि अपरदनात्मक, एक होती है निक्षेपणात्मक। अपरदनात्मक प्लस निक्षेपणात्मक, 2 तरीके की लैंडफॉर्म्स यहाँ पे बनती हैं। अब अपरदनात्मक में कौन सी आती है, यानी कि इरोजनल में कौन सी आती है और डिपोजिशनल में कौन सी आती है, बहुत ईजी है। इरोजनल में आने वाली जो लैंडफॉर्म्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी वी शेप्ड वैली, देन आपके गॉर्ज, कैनियन, वाटरफॉल। ठीक है, निक्षेपणात्मक में कंपेरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा होती है, जैसे कि आपके नेचुरल लीव, प्राकृतिक तटबंध, फ्लड प्लेन। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे डेल्टा, अलूवियल फैन, अलूवियल कोन। इसी बीच में गाइज यहाँ पे एक लैंडफॉर्म और होती है जिसको अपन बोलते हैं मिक्स। मिक्स में मतलब जिसमें आपके इरोजनल प्लस डिपोजिशनल दोनों तरीके की लैंडफॉर्म्स हो, जिसमें इरोजनल भी हो और डिपोजिशनल भी हो, दोनों तरह की लैंडफॉर्म शामिल हो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपके मियांडर्स। मियांडर्स आ गया और आपके ऑक्सबो लेक आ गई, ये मिक्स में आती है। तो आज की क्लास में हम मेनली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली जिन चीजों को पढ़ेंगे वो है आपके सामने ये लैंडफॉर्म्स। तो स्टार्ट करते हैं गाइज, लेकिन इसके साथ में इन लैंडफॉर्म्स को समझने के साथ साथ में हमें सबसे पहले रिवर के कुछ कोर्सेज को समझना पड़ेगा। जैसे कि आप मानिए कि जब नदी आती है, देखिए जैसे मानिए कि यहाँ पे एक रिवर थी, ये एक रिवर है, यहां से ये रिवर निकली, निकलने के साथ में ये यहाँ आ गई। तो यहाँ पे तो इसका क्या हो रहा है, इसका ओरिजिन, और यहाँ पे इसका क्या बन रहा है, माउथ। ठीक है, ये रिवर निकली। अब इस रिवर को क्या किया जाता है, यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज में डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैं डायग्राम बना रही हूँ इसको थोड़ा सा केयरफुली आप लोग देखेंगे। अब देखिए, ओ माय गॉड,
ये मेरे साथ क्यों होता है, वापस करना पड़ेगा। ये आ रहा है इसका ओरिजिन, ये आ रहा है इसका माउथ, ठीक है, किसी भी नदी का। अब देखिए, एक, दो, तो ये वाला जो हिस्सा है ये इसका कहलाएगा अपर कोर्स, ठीक है। ये वाला हिस्सा कहलाएगा मिडिल कोर्स, और ये वाला हिस्सा कहलाएगा इसका लोअर कोर्स। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे सबसे पहले नंबर के हिस्से की, ठीक है, सबसे पहले नंबर, आज का दिन ही खराब है, कभी क्या गिर रहा है, कभी इतनी तोड़फोड़ हो रही है ना, आज करूं क्या। चलो ठीक है। अब अपर कोर्स पे अगर अपन बात करें तो स्लोप कैसा होता है, आप लोगों को मैं पूछूं स्लोप कैसा होता है तो आप बोलोगे हाई स्लोप होता है, ठीक है। रिवर की जो स्पीड होती है वो कैसी होती है, वो भी कंपेरेटिवली हाई होती है, ठीक है। साथ ही साथ और इस वक्त में बनने वाली जो लैंडफॉर्म होगी वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी इरोजनल, क्योंकि इसमें क्या होने जा रहा है, कटाव होने जा रहा है। सीधा सीधा अगर मानिए कि मैं बीच के स्टेज पे आऊं तो आप क्या बोलेंगे, स्लोप कैसा होता है, मैं मॉडरेट होता है, नॉर्मल होता है। स्पीड कैसी होती है, जब आपका स्लोप मॉडरेट है तो स्पीड भी कैसी होगी, नॉर्मल स्पीड देखने को मिलेगी। और फिर एंड में लैंडफॉर्म्स कैसी बनती है, मिक्स, मींस इरोजनल प्लस डिपोजिशनल दोनों बनती है यहाँ पे। फिर चलते हैं फिर से लोअर कोर्स में। अब लोअर कोर्स में क्या हो रहा है, लोअर कोर्स में स्लोप कैसा है, स्लोप है स्लो या फिर डाउन, ठीक है। स्पीड, स्पीड तो बिल्कुल ही स्लो है, बिल्कुल डाउन है, ग्रेडियंट क्योंकि स्लो है। और लैंडफॉर्म यहाँ पे कैसी बनने वाली है आपकी, लैंडफॉर्म बनने वाली है यहाँ पे डिपोजिशनल, ठीक है। अब देखिए इसी डायग्राम से आप एक चीज को और समझ सकते हैं, यहां पे जो आपके स्लोप बनेगा कौन सा बन रहा है, कॉन्वेक्स। इस एक सिचुएशन में यहां पे बनेगा फ्री फेस, ठीक है। यहां पे कौन सा स्लोप बन रहा है आपका, बिल्कुल एंड में आकर के कॉनकेव। साथ ही साथ एक बात और जो याद रखने जैसी है, यहां पे जो आपके प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे इरोजन चल रहा है, ठीक है। इस वाली लाइन में ट्रांसपोर्टेशन और इस वाली लाइन में डिपोजिशन, जो यहाँ पे लाए हुए सेडिमेंट्स है उसका डिपोजिशन यहाँ पे होना शुरू हो जाता है। तो जो आपको याद रखने वाली बात है इस पूरे सिनेरियो में वो यही है, मिडिल कोर्ट्स, अपर कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सब के बारे में आपको याद रखना है। देखो जो जो आपका अपर कोर्ट्स होगा वहां पे बनने वाला कर्व कॉन्वेक्स होगा, ठीक है, वहां पे इरोजन होगा, स्लोप हाई होगा और लैंडफॉर्म इरोजनल बनेगी। जो आपका ट्रांसपोर्टेशनल जोन होगा वो मिडिल कोर्स होगा, जहां पे स्लोप, जहां पे फ्री फेस स्लोप बन जाता है आपके अपर कोर्स के अंदर, बीच वाले में आते आते स्लोप आपका कॉनकेव बनने लगता है, और साथ ही साथ वहां पे ट्रांसपोर्टेशन होता है। मतलब उस सिचुएशन में ना तो इरोजन होता है, मतलब उस सिचुएशन में जो इरोजन हुए हुए प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके डिपोजिशन की तरफ जा रहे होते हैं। स्लोप मीडियम होता है, स्पीड भी मीडियम होती है, और लैंडस्लाइड मिक्स बनती है, लैंड्स मिक्स बनती है, जिसमें आपके मियांडर्स हो गए या ऑक्सबोलेग हो गई, और सबसे लोअर कोर्ट्स के अंदर सिर्फ डिपोजिशन रह जाता है। तो सिमिलरली अब अपन भी यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं कि जैसा अपन ने इतना पढ़ा तो हम ये वो बोल सकते हैं इजीली कि ये वाली जो जगह है, इस जगह पे बनने वाली जो लैंडफॉर्म्स होंगी वो इरोजनल लैंडफॉर्म्स होंगी। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इरोजनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पे पढ़ी जाएगी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, और यहाँ पे क्या पढ़ी जाएगी, यहाँ पे भी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेंटर प्लेस थ्योरी की क्लास लूंगी जब अपने वो आ जाएगा नेक्स्ट वीक। अभी जैसे जियोमॉर्फोलॉजी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपन आज खत्म कर लेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए भाई, अब अपन सबसे पहले एक बार अपर कोर्स के बारे में जान लेते हैं। तो अपर कोर्स क्या होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ द रिवर, मतलब जहां से नदी आती है वहां से ये शुरू हो रहा है। दिस रिवर फ्लो डाउन द स्टीप स्लोप, एज अ रिजल्ट इट्स वेलोसिटी एंड एनकोडिंग पावर आर मैक्सिमम। मैंने बताया कि ये मैक्सिमम होती है यहाँ पे, स्ट्रीम्स कम होती है यहाँ पे, और इसी के साथ साथ जब ये हाई वेलोसिटी के साथ में निकलती है तो ये वर्टिकल इरोजन करती है, यहाँ पे वाटरफॉल्स बनाती है, यहाँ पे गॉर्ज बनाती है, जो भी लैंडफॉर्म्स मैंने आपको बताई ये अपर कोर्स में बनाती है। अब सिमिलरली मिडिल कोर्स में क्या हो रहा है, मिडिल कोर्स के अंदर
यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्टिकल इरोजन थोड़ा सा कम हो रहा है, लेटरल इरोजन बढ़ रहा है। वर्टिकल मतलब लंबवत जिससे वी शेप्ड बनती है, और लेटरल इरोजन जिससे थोड़ी चौड़ी लैंडफॉर्म्स बनती है। ठीक है, स्ट्रीम्स आर प्लानिटरी एंड दिस स्टेज विद गुड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे धीरे धीरे जाते जाते आपके अलूवियल फैंस, पेडिमेंट्स, अलूवियल प्लेन, मियांडर्स, ये सब बनने लगते हैं। और सबसे लास्ट में आता है लोअर कोर्ट, जहां पर ऑक्सबो लेक हो गया, मियांडर्स हो गया, लीव्स हो गए, फ्लड प्लेन्स हो गए, आपके ब्राइडेड चैनल्स हो गए, डेल्टास हो गए, ये सारे यहाँ पे बनने लगते हैं इस लैंडफॉर्म तक पहुंचते पहुंचते। ठीक है, अब देखिए रनिंग वाटर की अगर अपन बात करते हैं तो रनिंग वाटर में इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, तीन चीजें मैटर करती है। अब आप लोगों को कुछ टर्म्स यहाँ पे याद रखने हैं कि व्हाट इज ट्रैक्शन, व्हाट इज सैल्टेशन, व्हाट इज सस्पेंशन एंड व्हाट इज सॉल्यूशन। ट्रैक्शन क्या होता है, heavier and a large log fragments like gravel, pebbles, etc. are forced by the flow of the river to roll along its back. These fragments can seen rolling, slipping, bumping, being dragged. This process is called traction and the load transport this way called traction load. ऐसे करते करते जैसे ट्रांसपोर्टेशन वाला आता है उसमें इरोजन भी होता है, जिसमें कोलाइजन होता है, अब्रेजन होता है। इसका एक बार आप लोग ऐसे जरूर लीजिए क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया है। जैसे कि आपके कोराइजन और कोरोजन में क्या अंतर है। कोराइजन एक डिफरेंट चीज है और कोरोजन एक डिफरेंट चीज है। कोराइजन होता है या अब्रेजन बोल दो या उसको सॉल्यूशन बोल दो। तो कोराइजन में क्या हो रहा है, एज ए रॉक पार्टिकल्स बाउंस, स्कैर्प एंड ड्रैग अलोंग द बॉटम एंड साइड्स ऑफ द रिवर, दे ब्रेक ऑफ एडिशनल रॉक फ्रेगमेंट, दिस फॉर्म ऑफ इरोजन इज कॉल्ड कोराइजन। और कोरोजन में क्या होता है, केमिकल सॉल्वेंट एक्शन ऑफ वाटर सुटेबल रॉक विद विच रिवर वाटर कम्स इन कॉन्टेक्ट। तो मानिए जैसे क्या होता है ना, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग होते हैं, अपने इंडिया के लिए क्या बोला गया था, एक चीज बताओ, जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल आया था तो उस वक्त ये बोला गया था, एक नारा दिया गया था, फूट डालो राज करो। मतलब कि जब ब्रिटिशर से कुछ भी नहीं हो रहा था तो उन्होंने एक नीति अपनाई थी कि भारतीयों को आपस में लड़ा दो, हो सकता है आपस में लड़ने से ये हार जाए। तो जैसा ही कुछ यहाँ पे कोराइजन से हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, जब एक साथ, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं सन्नी घर्षण, मतलब जब चट्टानें एक साथ जा रही होती है तो चट्टानें आपस में भी लड़ करके एक टूट जाती है। जैसे भारतीयों को लड़ाया गया था ना एक साथ, वैसे चट्टानें भी क्या होती है ना, आपस में एक दूसरे से टकराती है, टकरा टकरा करके टूट जाती है। तो वो प्रोसेस क्या लाता है आपके कोराइजन का, जिसको अपन सन्नी घर्षण के नाम से भी बोलते हैं। इसमें आपके सारे फीचर्स शामिल होते हैं, क्योंकि जब चट्टान अपनी चलती है तो वो जमीन से भी रब होती है, आपस में भी टकराती है, पानी के साथ में भी अपने एक्शन करती है, तो उससे अलग अलग तरीके की आपकी लैंडफॉर्म्स यहाँ पे बनती है। अब देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपके यहाँ पे बात करती हूँ, यस, सबसे पहले अपन चलेंगे हम अपनी इरोजनल की सबसे पहली लैंडफॉर्म में। ठीक है, सबसे पहली लैंडफॉर्म में यहाँ पे लिख लीजिए इरोजनल लैंडफॉर्म, जो मेनली यहां तक का अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। इरोजनल लैंडफॉर्म में सबसे पहले आती है गाइज वी शेप्ड वैली। वी शेप्ड वैली का मतलब होता है वी आकार की घाटी। अब वी शेप्ड वैली आपकी किस टाइप की इरोजन से बनेगी, इसमें तो आई डोंट थिंक कि मुझे इसमें आपको कुछ बताने की जरूरत है। आप सभी जानते हैं कि वी शेप्ड वैली का जो निर्माण होता है वो होता है आपके वर्टिकल इरोजन से। तो कुछ जो इसके कीवर्ड हैं जो हमें याद रखने हैं कि ये कैसे बनती है। पहली बात तो ये कि ये वर्टिकल इरोजन का रिजल्ट है। वर्टिकल इरोजन मतलब कि लंबवत कटाव। अब लंबवत कटाव किस सिचुएशंस के अंदर होगा बताइए मुझे। यस, फूट डालो राज करो की नीति। अब लंबवत कटाव जो है वो किस सिचुएशन के अंदर बनने वाला होगा, इसको लेकर के थोड़ा सा अपना वो लगाओ। मानिए कि यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पहाड़ है, देखो पूरी अपन ड्राइंग वगैरह सब करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मान लो कि यहाँ पर एक पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ से नदी निकल रही है, ठीक है, ये नदी निकल रही है इस पहाड़ से, ठीक है। अब नदी जैसे जैसे निकल रही है तो ऐसा तो नहीं है कि पहाड़ एक ही होता है और एक ही पहाड़ से सब जगह निकलती है। पहाड़ों में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, थोड़ा कोई आगे बना हुआ रहता है, कोई पीछे बना हुआ रहता है, तो ऐसे अलग अलग ग्रुप्स बने रहते हैं। तो उसमें जब ये नदी निकलती है ना तो ये क्या करती है, एक ही जगह पे अपना पानी डालती है। ऐसे मतलब इसका इसने कहीं दुश्मनी कर ली होती तो वो एक ही जगह पे सीधा सीधा अपना पानी डालती है। उसके रिजल्ट से यहाँ पे क्या होता है, एक वी शेप्ड, वी आकार की एक घाटी बन जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वी शेप्ड वैली बोलते हैं।
तो ये वाला जो इरोजन ये यहाँ पे कर रही है ना, इसको अपन बोलते हैं वर्टिकल इरोजन। ये वाला कहलाता है वर्टिकल इरोजन, एकदम लंबवत रूप से ये काटती है, मतलब इसने अपना निशाना एक सेट कर लिया होता है। आप लोगों को भी याद होगा, कई बार आप लोग इस चीज को ट्राई करना, वर्टिकल इरोजन क्या होता है उसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं दूंगी। आपके घर में जब पानी आता होगा तो पाइप से पानी आता होगा। कई बार आप लोगों ने मतलब मजाक मजाक में ऐसा किया कि पाइप के बहुत मोटे हिस्से को, फॉर एग्जाम्पल कि ये एक पाइप है, इसके काफी हिस्से को आपने दबा लिया हो और दबाने के साथ साथ एक बहुत छोटा सा स्पेस रखा हो पानी के निकलने के लिए, और उस स्पेस में से जब पानी निकलता था तो क्योंकि बहुत सारा पानी आ रहा होता था, उसकी काफी जगह आपने रोक ली है, तो वो उतनी सी जगह से ही पानी निकलने की कोशिश करेगा, तो अपने आप वो प्रेशर बढ़ जाता था, है ना। और फिर अपन बहुत दूर तक उस पानी को डालते भी थे। तो एक काम करो, उस पानी को अगर आप एक ही जगह पे, मानिए कि आपके घर में मिट्टी है और उस पानी का प्रेशर अगर आपने सिर्फ उस एक जगह मिट्टी पे डाल रखा है, तो उस मिट्टी में छेद हो जाएगा। होता था या नहीं होता था? तो वो भी एक तरीके का इरोजन ही था। अब जब मिट्टी में वहां से छेद हुआ, तो वो मिट्टी का जो पानी, मिट्टी जो थी जहां से छेद हुआ, तो छेद होने के बाद में वो जो मिट्टी थी वो कहाँ चली जाती है? वो दूसरी जगह पे जाके जम जाती है। तो वहां तो खाली हो गया और दूसरी जगह पे जम गया। तो वहां का खाली होना ये एक था आपका इरोजन, और दूसरी जगह पे जमना वो था आपका डिपोजिशन। तो वी शेप्ड वैली जो होती है वो कब बनती है? वर्टिकल इरोजन से बनती है। साथ ही साथ ये यंग स्टेज में बनती है भाई, मतलब ये युवा नदी है, ये युवा अवस्था के दौरान बनना पसंद करती है, उसके बाद पहले बाद में नहीं बनती है। तो ये अपनी कहलाएगी सबसे पहले वी शेप्ड वैली, जो सबसे पहले बनती है, साथ ही साथ यंग स्टेज में बनती है, वर्टिकल इरोजन से ये होती है यहाँ पे। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, एज वी डिस्कस्ड अबाउट, वैलीज आर फॉर्मेट एज अ रिजल्ट ऑफ रनिंग वाटर। द रिल्स विच आर फॉर्मेट बाय ओवरलैंड फ्लो ऑफ वाटर डेवलप इनटू गेल्स। गॉर्ज क्या होता है? डीप वैली विद अ वेरी स्टीप टू स्ट्रेट्स, एंड कैनियन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप एंड मे बी डीप एज गॉर्ज। तो देखो, मानिए इसमें आपको कुछ नहीं समझना है। कुछ लोगों को क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है वी शेप्ड वैली में, गॉर्ज में और कैनियन में। तो देखो भाई, मानिए ये अगर वी शेप्ड वैली है, ठीक है, तो ऐसा कुछ आपके गॉर्ज बनेगा और उससे भी चौड़ाई में जाकर के कैनियन बनेगा। मतलब कि वी का बढ़ा हुआ रूप होता है गॉर्ज, गॉर्ज का बढ़ा हुआ रूप होता है कैनियन। ठीक है, तो ये तो आपके आ जाएगी वी शेप्ड वैली, ये आपके आ जाएगा यहाँ पे गॉर्ज, और ये यहाँ पे आ जाएगा कैनियन। बस सिमिलरली यही समझना है, वी शेप का बढ़ा हुआ है गॉर्ज, गॉर्ज का बढ़ा हुआ रूप है कैनियन, सेम है। अच्छा देखो, दिल की बात तो इन्होंने करी है, मैम पिटाई भी बहुत होती थी फिर घर वालों से। तो ऐसे काम करोगे तो होगी पिटाई, मैं तो खुद नहीं मना करूंगी आप लोगों को ये करने से। ठीक है, तो वी शेप्ड वैली, गॉर्ज एंड कैनियन, ये आपके यंग स्टेज के अंदर मेनली बनते हैं। इसी के साथ में आपके पॉथलोस एंड प्लग पूल्स। देखिए, आज थोड़ा मैचिंग नहीं बैठ पा रही है जहां तक मुझे लग रहा है, कंफ्यूजिंग है। कैसे है भाई कंफ्यूजिंग? नहीं वैसे एग्जैक्टली आज थोड़ी मैचिंग नहीं बैठ पा रही है। या तो थोड़ी पीपीटी में मेरे गड़बड़ हो रही है आज, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक मोमेंट पे आके मैं सब सही कर दूंगी। देखिए, चलिए, चलो भाई, शुरू से शुरू करते हैं एक बार। मुझे ना, मतलब मुझे ऐसा, मैं जेन्युइनली एक चीज बताती हूँ, मुझे ऐसा लगा था कि मैं पीपीटी लेकर आऊंगी तो शायद अच्छा पढ़ा पाऊंगी, बट आज मुझे लग रहा है कि मैं जब पीपीटी नहीं लाती हूँ, या जब मैं मेरे मन से पढ़ाती हूँ ना, कि जो मुझे आता होता है वो मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है ना, तभी मुझे लगता है सही हो पा रहा है। तो मैं कल से पीपीटी बिल्कुल नहीं लाऊंगी, वन आज जो लाई हूँ मैं उसको भी यूज नहीं करूंगी, मुझे मेरा फ्लो टूट जाता है पीपीटी में। तो इस वजह से अपन पीपीटी को छोड़ो, बहिष्कार करो, अपन अपना नॉर्मली ऐसे पढ़ लेंगे। तो देखिए जी, हम यहाँ पे बात कर रहे थे आपके लैंडफॉर्म्स की। आओ देखो, अब आएगा पढ़ने में मजा। लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स में सबसे पहले फिर बात आती है कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो मेनली हमने जब बात की थी तो लैंडफॉर्म्स के हमने दो टाइप्स पढ़े थे, कौन कौन से? एक बनती है आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स, एक बनती है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ठीक है, इरोजनल लैंडफॉर्म एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों के लिए टाइप्स तो अपन ने कर लिए, टाइप्स के साथ साथ इनके बनने के माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। एक बनता है आपका फ्लूवियल,
ठीक है। एक बनती है आपके एओलियन, एक बनती है आपके ग्लेशियर, एक बनती है आपके ग्राउंड वाटर, और एक बनती है आपके फ्लूवियल एओलियन, और एक बनती है आपके वेव्स से। ठीक है, ये 3 से यहाँ पर आपके बन रही है। सब देखो, इरोजनल लैंडफॉर्म्स के अंदर हम अगर बात करते हैं सबसे पहले फ्लूवियल की, राइट। फ्लूवियल मतलब जलीय, कि जल से बनने वाली। तो फ्लूवियल के अंदर जो बनती है वो रनिंग वाटर से बनती है। एक रनिंग वाटर मतलब कि बहते जल से। तो रनिंग वाटर से बनने वाली लैंडफॉर्म्स को हमने क्या किया है, थोड़ा सा आगे चल के इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड, रनिंग वाटर से बनने वाली लैंडफॉर्म्स को 2 तरह से बना लिया है। इरोजनल रनिंग वाटर में एक तो अपन ने बना ली है, सॉरी रनिंग वाटर था ना। अब देखिए रनिंग वाटर है, तो रनिंग वाटर से बनने वाली इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन सी है। वी शेप्ड वैली, वी आकार की घाटी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। गॉर्ज, कैनियन, नदी वेदिका नहीं, गॉर्ज, कैनियन, वाटरफॉल, गॉर्ज हो गया, कैनियन हो गया, वाटरफॉल हो गया, नदी वेदिकाएं। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स हैं जो आपके बनती है। अब एक बार इसका मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। हम लोग लैंडफॉर्म्स की बात कर रहे थे। लैंडफॉर्म्स के अंदर हमने लैंडफॉर्म्स के टाइप्स को देखा। तो दुनिया की जो भी लैंडफॉर्म्स आपको दिख रही है, पर्वत, पठार, मैदान, सभी कुछ इरोजनल है तो कुछ डिपोजिशनल है, कुछ एंडोजेनिक है तो एक्सोजेनिक है। अब ये आपके अलग अलग तरीके से होती है। जलीय हो सकती है, फ्लूवियल हो सकती है, एवलियन हो सकती है मतलब वायु से हो सकती है, ग्लेशियर से हो सकती है, और आपके ग्राउंड वाटर से भी ये हो सकती है, और वेव्स से भी ये हो सकती है। अब बात करते हैं सबसे पहले जलीय वाटर की, फ्लूवियल की। फ्लूवियल के अंदर रनिंग वाटर, रनिंग वाटर के अंदर इरोजनल में एक बनती है आपके लिए वी शेप्ड वैली, मतलब कि वी आकार की घाटी। उसका बड़ा रूप होता है गॉर्ज, उसका बड़ा रूप होता है कैनियन। फ्री फेस स्लोप में बनता है वाटरफॉल, और रिवर वेदिकाएं यानी कि नदी वेदिकाएं यहाँ पे आपके बनती है। जी हाँ, गॉर्ज, कैनियन और इन सबको देख करके यहाँ पर आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए थे। ठीक है, तो गॉर्ज, कैनियन ये अपन ने देख ली। ये सारी जो लैंडफॉर्म्स थी ये थी आपकी इरोजनल लैंडफॉर्म्स। मैम लास्ट में क्या लिखा है, नदी वेदिकाएं, नदी वेदिकाएं, रिवर ट्रेचेस, रिवर ट्रेचेस। तो ये कौन सी लैंडफॉर्म्स थी, आपकी इरोजनल लैंडफॉर्म्स थी। अब हम लिखते हैं आप लोगों के लिए डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, अब अपन बात करेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में सबसे पहली लैंडफॉर्म आती है गाइज आप लोगों के लिए अलूवियल कोन। अलूवियल कोन, अलूवियल कोन क्या होता है, ये देखिए कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा। आप ये मानिए कि कोई नदी थी, इतने पहाड़ से निकल रही है, यहां से बेचारी इतने पहाड़ों को क्रॉस करती हुई वो आ रही है, निकल रही है, और यहां से निकलने के बाद में ये देखो यहां थी, यहां से ये नदी आ रही है, यहां से निकलने के बाद में वो फिर कहाँ आ जाएगी, यहां आ जाएगी। तो भाई यहाँ पे जो इसका स्लोप था वो कैसा था, अपर। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका स्लोप है वो कैसा है, लोअर। ठीक है, यहाँ पे अपर स्लोप था, यहाँ पे लोअर स्लोप हो गया। अब देखो, अब एक साथ एक चीज बताओ मुझे, मतलब अब एक चीज बताओ। अब आपको वो पाइप वाला एग्जांपल याद करो। पाइप वाले एग्जांपल में मैंने क्या बताया था, आपने पाइप का इतना प्रेशर उस मिट्टी पे डाला कि मिट्टी वहां से निकल गई। उसने वहां पे रहना अपनी जान का खतरा समझा, तो इसलिए अपनी जान पे खेलते हुए वो मिट्टी वहां से चली गई। अब कहीं चली गई तो ये तो नहीं है कि आकाश में अदृश्य हो गई होगी, कहीं तो जाकर के जुड़ी होगी। तो वैसे ही जैसे नदी थी, नदी अपनी युवावस्था के दौरान, मतलब नदी ने अपनी जवानी में बहुत सारे क्या किए थे, इरोजन किए थे। जैसे यहाँ पे वी शेप्ड वैली बना रही है इस जगह पे, ठीक है, गॉर्ज बना रही है, कैनियंस बना रही है। तो अपने साथ में वो क्या ला रही थी, बहुत सारे मिट्टी को भी लेकर आ रही थी, सेडिमेंट्स को भी लेकर आ रही थी। तो जैसे ही वो नीचे आई, मतलब उसका जैसे ही हाई टू लो गया स्लोप, जैसे यहाँ पे ऊंचा था, जैसे ही वो नीचे आई हाई टू लो में, तो लो में आने से क्या हुआ, उसके साथ के जो सेडिमेंट्स थे ना वो यहाँ पे जमा होने लगे। उसके साथ के सेडिमेंट्स यहाँ पे जमा होने लगे, कैसे, एक पंखा आकार में।
और सेडिमेंट्स भी किस तरीके से जमा हो रहे थे, जो मोटे मोटे सेडिमेंट्स थे ना वो सबसे पहले जमा हुए, मोटे मोटे सेडिमेंट्स को सबसे पहले जमा किया गया। और इसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे आपके अलूवियल कोन, यानी कि जलोढ़ शंकु। क्या कहलाएगा ये, जलोढ़ शंकु। तो ये यहाँ पे क्या करने लगी थी, अपने सेडिमेंट्स को जमा करने लगी थी, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर इसने जमा कर दिए थे। इतना सब कुछ हो गया, ऊपर से आ रही थी अपने साथ में, ऊपर तो क्या था, ढलान मिल रहा था, ढलान मिल रहा था तो ठीक है कोई जोर नहीं आया, लेकिन जब खुद के कंधे पे बात आई नदी के, जैसे कई बार अपन को अपने पेरेंट्स भी एक चीज समझाते हैं कि जब तक पेरेंट्स के पैसों पे आप काम कर रहे हो तो आपको वो चीज फील नहीं होती, लेकिन जिस दिन खुद पे कोई चीज की जिम्मेदारी आती है ना तो हम बहुत जल्दी हाथ खड़े कर देते हैं। तो वैसे ही जब नदी पहाड़ पे थी, कटाव कर रही थी, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी क्योंकि पहाड़ का स्लोप उसके साथ था, तो वो अपने साथ में खूब सारी चीजों को लिए जा रही थी, लिए जा रही थी, लिए जा रही थी। जैसे ही वो नीचे की तरफ आई, नीचे आने के बाद में उसको पता चला कि मेरे बस की बात नहीं है, तो वो क्या करती है, अपने साथ में लाए हुए सेडिमेंट्स को छोड़ देती है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लो आप, जब कभी भी अपन फ्लाइट में जाते हैं कहीं, तो अपने लिए टाइम लिमिट सेट होती है। जैसे एक ये होता है कि 7 किलो तक आप अपने हाथ में रख सकते हो, यानी कि हैंडबैग रख सकते हो, और 15 किलो का जो स्पेस है वो आप लगेज, एज ए लगेज में आप 15 किलो ले जा सकते हो। आप अपने घर में मान लीजिए आपको घूमने जाना था कहीं, आपने देख लिया घूमने जा रहे हैं, जाते वक्त आपने कुछ नहीं किया, जैसे ही आप आ रहे थे तो आपने सोचा घर वालों के लिए कुछ सारे सामान ले लेते हैं, घर वालों के लिए ये भी ले लो वो भी ले लो, आपने वजन कर लिया लगभग लगभग 30 किलो वजन कर लिया। क्यों, फ्लो ही फ्लो में, पैसा था, जगह थी, सामान दिख रहा था, खरीद लिया खरीद लिया खरीद लिया। जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे, चेकिंग हुई, तो चेकिंग में बोला गया सर 8 किलो सामान एक्स्ट्रा आपके पास में। अब क्या करे भाई, या तो ज्यादा पैसे दो उन लोगों को इस सामान को ले जाने के लिए, फिर आप सोचोगे इतने तो पैसे का सामान ही नहीं है जितना पैसा मैं इसको ले जाने के लिए दूंगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस सामान को वहीं छोड़ भी देते हैं। तो आप क्या करेंगे, उस सामान को वहीं पे छोड़ दोगे और 22 किलो का लेकर आओगे। तो इसका मतलब आपने वहां पे क्या कर दिया है, अलूवियल कोन आपने वहां पे बना दिए हैं, वहां पर आपने जलोढ़ शंकु वहां पे बना दिए, क्योंकि आपके बस की बात नहीं थी लंबा इसको करने का। तो ऐसे ही जो नदी आ रही थी, यहाँ से जो रिवर आ रही थी, यहां से तो बहुत सारे सेडिमेंट्स को उसने कैरी किया, लेकिन जैसे ही वो अपने लोअर कोर्ट्स में पहुंचती है, मिडिल कोर्ट्स में पहुंचती है सॉरी, तो मिडिल कोर्ट्स में पहुंचने के बाद में, अपर से मिडिल कोर्ट्स में पहुंचने के बाद में उसको फील होता है कि मेरे पास में जो सामान है वो मैं अकेली नहीं लेके जा सकती, तो वो जमा करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे इससे क्या बन जाएंगे, जलोढ़ शंकु। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, मोटा मोटा सामान निकालते हैं कि बहुत ज्यादा भारी हो गया। आप भी एक चीज देखते होंगे, कभी भी अपन ने अपना बैग जब बहुत ज्यादा भारी हो जाता है तो अपन ये देखते हैं कि क्या मोटा सामान अपन निकाल सकते हैं। तो मोटा सामान एक निकाल दिया, थोड़े थोड़े मोटे मोटे सामान अपन ने निकाल दिए। पतला सामान थोड़ी निकालते कि रुमाल, रुमाल को कोई नहीं निकालेगा। बैग बैग में अगर बहुत ज्यादा सामान हो रहा है, बहुत भारी हो रहा है, तो रुमाल को कोई नहीं निकालेगा। लोग सबसे पहले उस सूट को निकालेंगे जो सबसे ज्यादा जगह ले रहा था। तो वैसे ही ये भी यहाँ पे क्या करती है, आपके मोटे कंकड़ पत्थर को निकालती है, मोटे कंकड़ पत्थर को ये यहाँ पे निकालती है। ठीक है, तो ये आपके क्या बनती है, यहाँ पे अलूवियल कोन बनता है। समझ में आ गया अलूवियल कोन क्या होता है, इज इट क्लियर। यहाँ पे देखो नदी आ रही थी, आने के साथ में ये यहाँ पे इसने जमा करना शुरू कर दिया, ये यहाँ पे इसने जमा करना शुरू कर दिया, तो ये क्या कहलाएंगे, अलूवियल कोन कहलाएंगे, जहाँ पे मोटे मोटे कंकड़ पत्थर निकले थे। सिमिलरली थोड़ा सा नदी आगे चलती है, आगे चलने के बाद में वो बना देती है आपके लिए अलूवियल फैन। अब अलूवियल फैन कैसे बनेगा भाई, कोन तो चलो ठीक है समझने में आ गया। अब देखो, यहां से रिवर आ रही थी, अब रिवर ने क्या किया था, यहां से रिवर आ रही थी, यहां पे आने के बाद में इस जगह पे तो उसने वो बना ही दिया था ना अपने लिए, क्या बना दिया था, अलूवियल कोन तो बना ही दिया था। अब वापस आप उस सामान को इमेजिन करो, अब आपको ये चीज लगने लगा कि वो जो सूटकेस में सामान भरा था, मोटा सामान तो अपन ने पहले ही निकाल दिया, फिर मोटे के बाद में फील हुआ ये रुमाल भी भारी पड़ रहा है, अब तो रुमाल को भी नहीं रख सकते, फिर आपने यहाँ पे क्या करा, रुमाल को भी निकालना शुरू कर दिया। मतलब अब यहाँ पर आप नदी क्या करने लग जाती है, छोटे छोटे सेडिमेंट्स को जमा करने लगती है। तो ही यहाँ पे क्या बन जाता है, आपके अलूवियल फैन बन जाता है, मतलब कि जलोढ़ पंख यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनता है जलोढ़ पंख। ये देखो ऐसे करके नदी ने सब कुछ ही अपना दे दिया यहाँ पे, क्योंकि ये पतला होता है तो ये काफी दूर तक फैला जाता है, कंपेरेटिवली ये पतला होता है, इस वजह से ये काफी दूर तक फैलता है।
मुझे लग रहा है आज क्लास में मजा नहीं आ रहा है। मजा आता तो अब तक तो लाइक वाइक हो चुके होते, कोई लाइक नहीं है, मतलब क्या करें, क्या करूं मैं आप लोगों का। तो अलुवियल कौन और अलुवियल फैन समझ में आ गया सभी लोगों को? जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख समझ में आ गया। अलुवियल कौन क्लियर है? अलुवियल फैन क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं तो फिर बनने लगता है मियांडर्स। अब मियांडर्स की हालत ये है कि नदी थी, इमेजिन करो भैया रिवर को अपन छोड़ नहीं सकते किसी भी रास्ते में। रिवर ऊंचाई से कहाँ आ रही है? नीचाई पे आ रही है, ठीक है। आ गई। इस तरफ उसको क्या मिलता है? स्लोप अच्छा मिलता है। यहाँ पे कौन सा कोर्स होता है? अपर कोर्स होता है। यहाँ पे होता है इसका मिडिल कोर्स। अपर और मिडिल कोर्स के साथ में जब रिवर्स आ रही होती है तो ऐसा तो नहीं है कि उसने अपने सारे सेडिमेंट्स को दे दिया, अपने साथ में वो अपने सेडिमेंट्स को भी ला रही होती है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, अब नदी जो है ना, अब वो एक्स्ट्रा भारी हो गई है, मतलब अब उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब भी नदी के पास में इतना सामान निकालने के बाद में भी वजन उतना का उतना है। तो फिर नदी क्या करती है? फिर नदी बोलती है मैं तो थक गई। तो एक सीरियल आता था उसमें कोई भी कुछ भी कर लेता था तो वो बोलती थी मैं तो थक गई। खड़ी खड़ी थी फिर भी बोलती मैं तो थक गई। तो कई बार अपन जब थक जाते हैं फिर भी अपने को कोई बोझ ज्यादा दे देता है तो अपनी चाल ऐसी ऐसी नहीं हो जाती, एकदम लहरा के चलने लगते हैं अपन, लहरा के बल खा के समथिंग समथिंग चलने लगता है। तो ऐसी अब नदी क्या कर रही है, यहाँ पर उसने अलुवियल कोन बना लिया, आगे चल के अलुवियल फैन बना लिया। उसी के साथ साथ अब नदी से क्या हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा है। तो वो कुछ ऐसे ऐसे चल रही है, इधर उधर इधर उधर, कुछ ऐसे ऐसे वो चल रही है, ठीक है। ऐसे ऐसे चलते चलते वो क्या कर रही है, वो बहुत शानी है। वो अपने रास्ते में अपने सेडिमेंट्स को भी जमा करती हुई चल रही है। यहाँ पे कोना मिला, वहां पर अपने सेडिमेंट्स को डाल दिए, अपने साथ में जो सामान था ना उसको उसने डाल दिया। कोना मिला डाल दिया, फिर से कॉर्नर मिला डाल दिया। लेकिन फिर क्या होता है, उसकी वजह से एक सिचुएशन ऐसी आती है जब ये भी अलग हो जाती है उससे। तो यहाँ पे इसने डाल दिया, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे? अब ये कैसा दिख रहा है आपको? अगर मैं मान लो आप भूल जाओ कि ये मियांडर्स, अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये कैसा लग रहा है? सांप जैसा नहीं लग रहा है? सांप जैसा नहीं लग रहा है? इसको अपन बोलते हैं विसर्प। इंग्लिश में बोले तो मियांडर्स। इंग्लिश में इसको बोला जाता है मियांडर्स। तो इसकी फोटो देख लो एक बार, ये देखो, मतलब मैंने भी अच्छा बनाया है। ये देखो नदी, इधर चली मैं, उधर चली, फिर उसको खुद को नहीं पता कि वो किधर चली, और अपने आसपास में क्या करती जाती है, वो सेडिमेंट्स को जमा करती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाते हैं, इसके सेडिमेंट्स आ जाते हैं, तलछट। आया समझ में? यहां तक का हो गया। अब थोड़ा आगे चलो। अब वहां पर एक लैंडफॉर्म और बनती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक का मतलब ये है कि जैसे नदी का जैसा मन आ रहा है वो वैसा कर रही है। नदी ऐसे भी जा रही है, 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 सब कर रही है वो। तो फिर मैंने आपको बताया था कि वो अपने पास में क्या करती जा रही है, अपने सेडिमेंट्स को जमा करती हुई जा रही है। तो जब इन सेडिमेंट्स का जमाव होता है तो नदी के जाने की वजह से, इरोजन की वजह से ही अलग हो जाता है। एक सिचुएशन बाद इरोजन की वजह से अलग हो जाता है और एक नई नदी बन जाती है। ये देखो, ये नदी ऐसे जा रही थी, फिर नदी ऐसे जाने लगी, और एक सिचुएशन में कैसी हुई, ये अपनी मेन धारा से कट जाती है, नदी अपनी मेन धारा से कट जाती है और यहाँ का सिस्टम रह जाता है। तो ये जो खाली जो बॉक्स बनता है, इसको अपन क्या बोल देंगे? इसकी इरोजनल लैंडफॉर्म्स बोल देंगे। ये देखो, जैसे मानिए यहाँ से नदी जा रही थी, एक टाइम बाद में फिर उसमें थोड़े से सेडिमेंट्स आने लगे, फिर सेडिमेंट्स का जमाव बढ़ता गया, और एक वक्त पे जमाव इतना बढ़ गया कि वो इससे नेक्स्ट मोमेंट पे तो अलग ही हो गया। इसको अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सबो लेक। तो इसी वजह से तो अपन बोलते हैं कि ऑक्सबो लेक जो होती है वो इरोजनल प्लस डिपोजिशनल दोनों का परिणाम है, दोनों का परिणाम है, ठीक है। हम्म, ऑक्सबो लेक समझ में आ गई? ऑक्सबो लेक से अपन थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे, फिर वहां पे अब हम बात कर लेंगे आपकी
लोअर कोर्ट्स की, बट लोअर कोर्ट्स में जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी इसकी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में अपन ने यहां से यहां तक का शुरू करो, देखो यहां से सफर शुरू करो, सबसे पहले जब नदी, सबसे पहले पहाड़ों से जब नदी नीचे आती है तो नीचे आने के बाद में वो कुछ मोटे मोटे तलछटों को जमा करती है, ठीक है। उस सिचुएशन में बनते हैं आपके अलूवियल कोन, ठीक है। फिर थोड़ा थोड़ा आगे जाकर के वो अपने पतले तलछटों को थोड़ा जमा कर देती है, उससे बनते हैं अलूवियल फैन, ठीक है। फिर जब आगे चलती है तो वो अपने सेडिमेंट्स को मतलब जमा करती हुई आगे बढ़ती है, उसको हम बोलते हैं मियांडर्स। और फिर सबसे एंड में वो एक लेक बना देती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो ये थी आपकी कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। अलूवियल कोन को हिंदी में बोला जाता है जलोढ़ शंकु, ये कहलाता है आपका जलोढ़ पंख, मियांडर्स को कहलाते हैं अपन विसर्प, और ऑक्सबो लेक कहलाती है आपकी गोकुड़ झील, राइट। ओके, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्लियर हो गई। अब अपन बात कर लेते हैं आपकी सबसे लास्ट में बनने वाली ओल्ड स्टेज की डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की। ओल्ड स्टेज के अंदर सबसे पहली जो लैंडफॉर्म बनती है उसको अपन बोलते हैं आपकी ब्राइडेड स्ट्रीम। अब ब्राइडेड स्ट्रीम क्या चीज है? ब्राइडेड स्ट्रीम में बेसिकली क्या हो रहा होता है, अब नदी के पास में क्या होता है ना, धीरे 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 आते आते रास्ते पर भी लोग इसको क्या देने लगते हैं, सामान देने लग जाता है। तो मानिए कि कोई नदी एक तो अपनी ऐसे से बह रही है, दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ, उस नदी ने क्या किया, उसके चलने की हो जाती है क्षमता खत्म, तो वो चलते चलते थोड़ा उसने यहाँ पे जमा कर दिया, थोड़ा यहाँ जमा कर दिया, थोड़ा यहाँ डाल दिया, थोड़ा यहाँ डाल दिया। फिर नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होता है, नदी जब चल रही होती है तब वो बहुत ज्यादा इतना जमाव करने लग जाती है कि छोटे छोटे आइलैंड्स वहां पे बन जाते हैं, मतलब नदी के पास में क्षमता नहीं होती है। ये है सिचुएशन ए, ये है सिचुएशन बी, और ये है सिचुएशन 3। तो जैसा कि आप आपके इस इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी नदी क्या कर रही है, सीधी सीधी चल रही है, इस जगह पे उसने अपने जमाव किए, बाद में ये जमाव कंपेरेटिवली बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते एक वक्त पे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं ब्राइडेड स्ट्रीम। इसमें नदी अपने जो सेडिमेंट्स होते हैं उसको अपने रास्ते में ही जमा करती हुई जाती है और उस वजह से उनका वहां पे जमाव हो जाता है, रास्ते में जमा करने की वजह से उसका जमाव होता है, जिसको अपन ब्राइडेड स्ट्रीम बोलते हैं। सेकेंड नंबर पर आते हैं नेचुरल लीव्स, मतलब कि आपके प्राकृतिक तटबंध। तटबंध का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। मानिए कि नदी है, नदी यहाँ पे चल रही है, यहां से नदी फ्लो कर रही है, फ्लो करते करते नदी क्या करती है, अपने किनारों पर अपने सेडिमेंट्स को जमा कर देती है, इन किनारों पर अपने सेडिमेंट्स को जमा करती है, जिस पर यहाँ पे बहुत ज्यादा एक वक्त के बाद में यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राकृतिक तत्वों का जमाव शुरू हो जाता है और इस वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है, तटबंध बन जाते हैं। ये किसी ने बनाए नहीं है, ये प्रकृति बना रही है, मतलब कि ये नदी खुद से बना रही है और जो अपने साथ में वो सेडिमेंट्स ला रही होती है उसको वो जमाना शुरू कर देती है अपने अगल बगल में। जैसे ये देखो, ये रहे आपके प्राकृतिक तटबंध, कुछ ऐसे। ये नदी थी, ये खुद ही अपने आसपास की जगह को देती जाती है और जमा करती जाती है, क्योंकि इसके पास में इतना भारी हो जाता है, स्लोप बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, स्लोप बिल्कुल नहीं होता है, तो ये नेचुरल लीव्स बनाती है। देन उसके बाद में आपके बनते हैं फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, बेसिकली फ्लड प्लेन्स अपन उस जगह को बोलते हैं जहां पे बाढ़ का पानी पहुंच जाता हो। मतलब जैसे मानिए नदी आ रही होती है, प्राकृतिक तटबंध तो बनाती ही है, लेकिन एक वक्त पे क्या होता है, ये अपने पानी को बाहर भी ले जाती है जब बहुत तेज मात्रा में बारिश आती है, ठीक है, और फिर उस वक्त पे वहां पे सेडिमेंट्स जमा कर देती है अपने, तो उस वजह से वहां पे मैदान बन जाते हैं जिसको अपन फ्लड प्लेन्स के नाम से जानते हैं। उस सिचुएशन में जो मैदान बनते हैं वो फ्लड प्लेन्स कहलाते हैं। एंड देन सबसे लास्ट में जो आपकी लैंडफॉर्म बनती है वो डेल्टा बनती है, ठीक है। डेल्टा आपके अलग अलग तरीके के होते हैं और ये सबसे लास्ट लैंडफॉर्म होती है, राइट। ये नदी आ रही थी, अब नदी क्या कर रही होती है, समुद्र में जाती है, तो समुद्र में जाने के पहले अपने सारा मतलब सारा हिसाब किताब चुकता वो यहाँ कर देती है। फिर उसको इस वक्त आगे अपनी गलती का भी एहसास होता है कि जो यंग स्टेज में मैंने इतना कटाव किया था, अब वो सारा यहाँ पे जमाना पड़ेगा। जैसे अपन नहीं बोलते हैं, अपने यहाँ पे बोला जाता है ना कि तुम कितना कमा लोगे, एक दिन तो ऊपर ही जाना है, ऊपर ये सब लेके थोड़ी जाओगे, अपने कर्मों को लेकर जाओगे, बोलते ही है ना कि ये सारी चीजें ऊपर थोड़ी लेकर जाओगे। तो नदी ने देखो कितनी मेहनत करी थी,
जब उसका उदय हुआ था वहां से लेकर के उसने जिंदगी भर कटाव किया, जमा किया। जैसे जैसे जमा करती गई वैसे वैसे रास्ते में सबको बांटती गई, और एंड मोमेंट पे जब ले जाने का वक्त आया अपने साथ में, तो डेल्टा को देख के चली गई, समुद्र को देख के वो निकल ली। तो इसी वजह से यहाँ पे जो लास्ट स्टेज उसकी बनती है, तो उस वक्त नदी के पास में कोई चारा नहीं रहता, वो अपने उसको जमा कर देती है। अब ये दो तरीके से होता है, एक तो बनता है आपका डेल्टा, एक बनती है एस्चुरी। एस्चुरी बेसिकली सागर के समानांतर बनती है, लंबवत रूप में बनती है, और ये यहाँ पे एक तरह से उसका इकट्ठा होता है। जैसे गंगा नदी जो है इंडिया की, वो डेल्टा बनाती है, और जो नर्मदा है वो आपका एस्चुरी बनाती है। तो ये आपके बनते हैं अलग अलग टाइप के डेल्टा। इसमें आपके फैन शेप्ड डेल्टा बनते हैं, कुछ कुछ आपके बनते हैं बर्ड फूड डेल्टा, कुछ आपके एक्यूरेट डेल्टा, जैसे कि ये देखिए, एक्यूरेट डेल्टा, बर्ड फूड डेल्टा, एस्चुरीज, ब्लॉक डेल्टा, और आपके अबॉन्डेंट डेल्टा। यहाँ पे देखिए, जैसे मिसिसिपी है, दिख रहा होगा यहाँ पे मैप है आपके सामने, वर्ल्ड के प्रमुख डेल्टा, मिसिसिपी का डेल्टा, अमेजोन, निगार, नील नदी का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, और मीकांग का डेल्टा। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि एक ही सिचुएशन में अलग अलग टाइप के डेल्टाज यहाँ पे बनते हैं, और ये अपने वर्ल्ड के पुराने कुछ इंपॉर्टेंट डेल्टाज यहाँ पर अपने देखने को मिलते हैं। तो गाइज, अभी तक की क्लास में जो भी मैंने आप लोगों को लैंडफॉर्म्स बताई हैं, वो सारी लैंडफॉर्म्स आपकी थी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी? इरोजनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो मैं एक बार आप लोगों को फिर से एक बार मैप बना करके बता देती हूँ, अगर कुछ छूट रहा है तो बता देना। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे अलग अलग लैंडफॉर्म्स की, तो यहाँ पे लिखेंगे लैंडफॉर्म। ठीक है, लैंडफॉर्म्स में अपन बात कर रहे थे रनिंग वाटर की। रनिंग वाटर से बनने वाली दो तरह की लैंडफॉर्म्स होती हैं, एक बनती है इरोजनल, एक बनती है डिपोजिशनल। रनिंग वाटर को अपन फ्लूवियल भी बोलते हैं। ठीक है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। तो देखिए, जहां पे बात आती है इरोजनल की, तो इरोजनल में आपके आ जाती है वी शेप्ड वैली, जॉर्ज कैनियन, रिवर ट्रैचेस, वाटरफॉल। राइट, डिपोजिशन में अपन कौन कौन सी बनती हैं आपके? अलूवियल, अलूवियल फैन बन गया, अलूवियल फैन, अलूवियल कोन, आपके मियांडर्स, नेचुरल लीव्स, मियांडर्स हो गया, नेचुरल लीव्स हो गया, साथ ही साथ फ्लड प्लेन्स। ठीक है, और डेल्टा। एक बनती है आपके मिक्स लैंडफॉर्म। मिक्स में मतलब जिसमें इरोजनल प्लस डिपोजिशनल दोनों हो, तो उसमें अपन बोल सकते हैं कि मियांडर्स प्लस ऑक्सबो लेक, वो इसके अंदर अपन शामिल कर सकते हैं। डेल्टा के टाइप्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं ऑलरेडी। अलग अलग तरीके के डेल्टाज यहाँ पे अपने को देखने को मिलते हैं, जिसमें हम आपके बात शामिल करते हैं, जैसे कि एक होता है आपका अबॉन्डेंट डेल्टा, एक होता है एक्यूरेट डेल्टा, जिसको अपन चापाकार डेल्टा भी होता है। जैसे एक्यूरेट होता है उसको बोलते हैं अपन ज्वार नदमुख, जो लंबवत रूप में बनता है। परित्यक्त डेल्टा, जहाँ पे पहले नदी डेल्टा बनाती थी पर अभी नहीं बनाती, जैसे कि येलो रिवर का डेल्टा हो गया आपका। फैन शेप्ड डेल्टा, जिसमें पंख के आकार का डेल्टा बनता है, और उसी के साथ में आता है आपका पंजाकार डेल्टा। तो ऐसे अलग अलग रिवर्स के अलग अलग डेल्टा अपने को देखने को मिलता है। तो आप लोगों को रनिंग वाटर से रिलेटेड लैंडफॉर्म्स क्लियर है तो मुझे थम्स अप कीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ आज ग्लेशियर से रिलेटेड। ग्लेशियर से रिलेटेड लैंडफॉर्म्स भी अपन अभी करेंगे। ग्लेशियर से रिलेटेड लैंडफॉर्म्स में अगर कोई डाउट है तो बता दो, नहीं खत्म करें।
चलो चलिए, ओके, पॉइंट टू बी डिस्कस योर ऑनर। हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ग्लेशियर से रिलेटेड। अच्छा, ये तो एविडेंसेस आ गए, कोई बात। कितनी मेहनत करी है मैंने आज, देख रहे हो मेरी मेहनत। व्हाट इज ग्लेशियर, टाइप्स ऑफ ग्लेशियर, लैंडफॉर्म्स। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ग्लेशियर एग्जैक्टली है क्या। तो सभी जानते हैं कि बर्फ का एक बड़ा पिंड धीरे धीरे बढ़ना या घाटी के नीचे चला जाता है, भूमि की सतह पर बाहर की ओर फैलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर का नाम अपन यहाँ पे दे देते हैं। मतलब बर्फ की एक बहुत बड़ी चादर को अपन ग्लेशियर का नाम दे देते हैं। ग्लेशियर की अगर टाइप्स की बात करूं तो दो तरह के ग्लेशियर्स होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। एक होता है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, एक होता है माउंटेनियर ग्लेशियर, एक होता है वैली ग्लेशियर, एक होता है आपके आइसबर्ग्स, एक कहलाते हैं। चार तरीके के आपके यहाँ पे ग्लेशियर्स हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? महाद्वीपीय हिमनद, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर जो ग्लेशियर्स आते हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर हिमालय का जो ग्लेशियर है वो माउंटेनियर ग्लेशियर है, ठीक है, वो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है। एक आते हैं माउंटेनियर ग्लेशियर, एक आते हैं वैली ग्लेशियर और एक आते हैं आपके आइसबर्ग। तो ऐसे अलग अलग तरीके के ग्लेशियर्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू आपके ग्लेशियर्स का निर्माण होता है, और साथ ही साथ ग्लेशियर से बनने वाली लैंडफॉर्म्स कौन कौन सी होती है। तो बात की जाए अगर लैंडफॉर्म्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक जो सबसे बड़ी गड़बड़ आप लोग करते हो ना, आप वी शेप्ड वैली को यू शेप्ड वैली को मिक्स कर देते हो। गाइस, वी शेप्ड वैली जो होती है वो फ्लूवियल का एग्जाम्पल है और यू शेप्ड वैली ग्लेशियर का एग्जाम्पल है। तो जो यू शेप्ड वैली होती है ना, वो कुछ ऐसी होती है, देखो यहाँ पे ग्लेशियर के थ्रू ये बनती है यू शेप्ड वैली, और इसकी शेप देख रहे हो, बिल्कुल इंग्लिश के यू फॉर अम्ब्रेला जैसी शेप यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, ये जब किसी भाग में ग्लेशियर जो होता है, सबसे पहले एक चीज तो ये याद रखना कि कहीं पर भी अगर बर्फ है, स्नो होती है, तो वहां पे अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कटाव कौन करेगा, तो बर्फ कभी कटाव नहीं करती है। बर्फ परिवार की वो सदस्य है जो हमेशा बच के रहती है। इसके कटाव करने का काम कौन करता है? बर्फ में जमी हुई धूल कण, तो छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो कटाव करते हैं। अगर बर्फ बिल्कुल साफ है तो वो कभी कटाव कर ही नहीं सकते। बर्फ में जो जमे हुए धूलकण होते हैं वो हमेशा उसके लिए कटाव करने का कार्य यहाँ पे करते हैं। तो यू शेप्ड वैली किस सिचुएशन में बनती है? जब ग्लेशियर धीरे धीरे आगे बढ़ता है अपने फोर्सेस की वजह से, तो उससे से धीरे धीरे आगे बढ़ने की वजह से, क्योंकि वो वर्टिकल इरोजन नहीं कर पाता है, तो धीरे धीरे यहाँ पे कटाव की सिचुएशंस यहाँ पे बनती है, और धीरे धीरे यहाँ पे नदी से और ग्लेशियर से आने वाली लैंडफॉर्म से जो कटाव होता है, उससे यहाँ पे यू शेप्ड वैली का निर्माण होता है। उस वजह से यहाँ पे यू शेप्ड वैली का निर्माण होता है। इसके बाद में यहाँ पर एक बनती है हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली मतलब कि लटकती घाटी। तो आपसे पूछ लिया जाए लटकती घाटी किसका एग्जाम्पल है, तो वो हैंगिंग वैली का है। ऐसा इसलिए है दोस्तों, जब कभी भी किसी पहाड़ी इलाके में अपना नदी का इरोजन हो जाता है, तो पहाड़ों से निकलने वाली जो नदियां होती है ना, वो क्या करती है, मानिए एक नदी यहाँ से निकल रही है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो एक यहाँ से, और बीच में से एक मुख्य नदी निकल रही है, तो ये भी क्या करती है ना, इसके साथ में हो लेती है। तो कहीं दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कि घाटियां जो है वो लटक रही है। ये देखो, जैसे यहाँ पे बीच बीच में, तो ये जो घाटियां है ये दूर से लटकती हुई दिखाई देती है, इस वजह से इनको बोला जाता है लटकती घाटियां। पास से देखने में तो कुछ समझ भी नहीं आता है, दूर से कंपेरेटिवली लटकती दिखती है, जिस वजह से इनको हैंगिंग वैली बोला जाता है। फिर एक आपके बनते हैं सर्क। सर्क जो है दोस्तों, वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। सर्क एक तरीके की इरोजनल लैंडफॉर्म है। जो अपन ने यू शेप्ड वैली देखी, आपके हैंगिंग वैली देखी और सर्क देखा, ये सारी इरोजनल लैंडफॉर्म्स होती हैं, और ये सबसे ऊपरी भागों में कटाव की वजह से बनता है। ठीक है, साथ ही साथ अरेट्स जो होते हैं वो भी आपके इरोजनल होते हैं। ये देखिए, जब एक मतलब ग्लेशियर में जब किसी एक पर्टिकुलर हिस्से से बर्फ जाने लग जाती है, तो वही रास्ता बन जाता है, और क्योंकि बीच का हिस्सा जो है वो तो इरोज हो जाता है, साइड का हिस्सा जो है वो एज इट इज रह जाता है। तो आप देखो यहाँ पे कोना बन गया है, यहाँ पे कोना बन गया है, यहाँ पे बन गया है, लेकिन बीच के हिस्से से बर्फ जा रही थी क्योंकि इसका कटाव हो गया। तो ये आपके क्या कहलाएंगे? अरेट्स कहलाएंगे। दीज आर आल्सो इरोजनल लैंडफॉर्म। ये भी आपकी इरोजनल लैंडफॉर्म्स होती हैं। फिर एक बाद में बनती है आपके हॉर्न्स। हॉर्न जो लैंडफॉर्म होती है ये भी पर्टिकुलर एक आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स होती हैं।
ये किसी भी नदी के, मतलब मानिए ग्लेशियर का इलाका है, ग्लेशियर से जब कभी भी पानी का फ्लो होता है, बर्फ का जब फ्लो होता है, तो उसके फ्लो वाले हिस्से में बगल में बची हुई जो कटाव की वजह से जो एक स्थलाकृति रह जाती है एज इट इज, उसे हम हॉर्न के नाम से यहाँ पे जानते हैं। फिर एक आती है आपकी नूनाटक। नूनाटक जो होता है वो दूर से छोटे छोटे पर्वत ग्लेशियर के इलाकों में, ये देखो यहाँ पे ग्लेशियर्स के इलाकों में ये जो छोटे छोटे पर्वत अपने को दिखाई देते हैं दूर से, इनको अपन बोलते हैं नूनाटक। यहाँ पे रॉश मुटौने, रॉश मुटौने बेसिकली कुछ ऐसा, इसको ये बोला जाता है कि ये भेड़ की पीठ की तरह भी दिखता है। भेड़ की पीठ जो शीप होती है ना, शीप की पीठ की तरह। मानिए कि यहाँ से सीधा सीधा जा रहा है, तो यहाँ से जाते जाते एक वक्त पे क्या होता है, एक रास्ता यहाँ पे बन जाता है और एक पहाड़ एज इट इज रह जाता है दूर से, और वो भी कुछ ऐसी शेप का, उसको रॉश मुटौने के नाम से जाना जाता है, जिसको भेड़ की पीठ की भी संज्ञा दी गई है। इसके बाद में बनती है गाइस आपके बाइडेड लेक्स। दीज आर द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। यहाँ पे देखो नदी आ रही थी, यहाँ पे थोड़ा सा जमाव किया तो यहाँ पे पानी जम गया, यहाँ पे थोड़ा सा जमाव किया तो पानी जम गया, और यहाँ पे थोड़ा सा जमाव किया तो पानी जम गया। दूर से देखने पर ये झील माला नजर आती है, तो इसको अपन झील माला के नाम से भी जानते हैं दूर से। थैंक यू वेरी मच गाइस आज की क्लास के लिए। और भी क्लासेस जुड़ना चाहते हो, नोटिफिकेशन चाहते हो, तो यान अकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में प्लस जो कि अन अकेडमी का सुपर डुपर सब्सक्रिप्शन प्लान है, जहां पर आप लोगों को सब कुछ एक ही बार में मिल जाता है, फीस देकर के आप वहां पे पढ़ाई करते हैं और सारा मटेरियल सब एजुकेटर्स के थ्रू मिलता है, वो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। और डिस्काउंट के लिए UGC 10 कोड अप्लाई करना मत भूलना प्यारे देशवासियों, प्यारे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अब आप लोगों से अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।